बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कांग्रेस पर वार, कहा अपमान करने पर शहीदों के परिवार से माफी मांगे कांग्रेस। बिहार एनडीए ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, गिरिराज सिंह को मिला बेगूसराय से टिकट, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर रविशंकर को दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का दावा, पाकिस्तान के नेशनल डे पर पीएम मोदी ने दी बधाई, संदेश भेजने पर विपक्ष के निशाने पर आए पीएम मोदी। और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दबंगों का कहर, घर में घुसकर परिवार पर किया हमला। मेरठ में भी स्कूल से घर जाती लड़की के साथ कई मनचलों ने की छेड़छाड़। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच यानी 5 खबरों का यह बुलेटिन, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स को जोड़कर आपको तमाम खबरें देते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे हम एनडीए के नामों की ऐलान कर दिया गया, उस पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे जिन लोगों के टिकट कट गए, यानी कई बड़े नाम ऐसे हैं जो अब उम्मीदवार भी नहीं रहे। इसके अलावा हम बात करेंगे गुरुग्राम और मेरठ में 2 ऐसे वारदातें सामने आई जिससे लगता है कि पुलिस शायद छुट्टी पर गई है, यूपी और हरियाणा दोनों जगह। उसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी की बधाई का जिस तरह से संदेश को उजागर किया, उसके बाद पीएम मोदी पर निशाना विपक्ष साधने लगा। इसके अलावा जेकेएलएफ पर भी जो बैन लगा उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सीधे पूर्णिया, जहां राहुल गांधी रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पहले ये सुन लेते हैं, फिर 5 खबरों पर बात करेंगे। एक मर्सिडीज वाला, प्राइवेट हवाई जहाज वाला, 15-20 सेलफोन वाला, और दूसरा हिंदुस्तान मिस्ड कॉल वाला, समझे ना बात, मिस्ड कॉल वाला, भाड़े चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, इसने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 लोगों को दिया। तो मैंने सोचा कि देखो यार, ये अगर 3.5 लाख करोड़ रुपए दे सकता है अमीरों को, तो हम भी, पैसा तो है, अगर ये 3.5 लाख करोड़ रुपए दे सकता तो पैसा तो है। तो मैंने कहा कि अगर ये अमीरों को दे सकता तो मैं गरीबों को दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं हमने निर्णय क्या लिया 2019 में। अब देखो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, आपको मजा आएगा, सुनो। हमने निर्णय ले लिया कि देखो, एक लाइन बनाएंगे, इसको हम कहेंगे, इस लाइन का नाम होगा मिनिमम आमदनी लाइन। समझ गए? मिनिमम आमदनी लाइन मतलब कम से कम आमदनी वाली लाइन हम बना देंगे। इतने रुपए की हिंदुस्तान में कम से कम आमदनी होगी, ठीक है? अब जो भी उस लाइन से नीचे है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, जो भी उस लाइन से नीचे है ना, उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी सीधा पैसा डाल देगी। हिंदुस्तान की मिनिमम कम से कम आमदनी लाइन के नीचे हम एक बंदे को नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो मिनिमम आमदनी लाइन से नीचे होगा। खत्म कहानी। नीरव मोदी को पैसा दोगे, पीएम मोदी को पैसा दोगे, नरेंद्र मोदी को पैसा दोगे, ठीक है। हम किसानों को पैसा देंगे, मजदूरों को पैसा देंगे, युवाओं को पैसा देंगे, छोटे दुकानदारों को पैसा देंगे। चलो जो करना है। तो मिनिमम आमदनी की लाइन हमने बना दी है। 2019 के बाद बैंक अकाउंट में सीधा पैसा शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे नरेंद्र मोदी ने भी वायदा किया था। अब आप कहोगे नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था, अब राहुल गांधी वायदा कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप मेरे सब भाषण सुन लो। 15 साल से मैं भाषण दे रहा हूं, एक भाषण में मेरा झूठ निकाल के दिखा दो मुझे, एक झूठ दिखा दो।
मैंने आपसे कहा था कर्जा माफ होगा, 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। मैंने आपसे कहा था रोजगार देंगे, मनरेगा पूरे देश में चला दिया। मैंने कहा था आपसे जमीन नहीं छीनी जाएगी, जमीन अधिग्रहण बिल हम ले आए। मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता से कहा था आसमान फट जाए, सूरज न आए बाहर, मैं कर्जा माफी करके दिखा दूंगा, कर दिया। तो ये तो गारंटी लेके करो कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम आमदनी का पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब मैं 2 समस्याओं के बारे में बोलना चाहता हूं जो सबसे जरूरी है। सबसे बड़ी मुश्किल हिंदुस्तान के सामने, और ये जो पूरी की पूरी नफरत नरेंद्र मोदी फैला रहा है, जहां भी जाता है नफरत फैलाता है, इसका ये कारण है कि हिंदुस्तान में युवा बेरोजगार है। 56 इंच की छाती ने वायदा किया था कि युवाओं को वो रोजगार देगा, और उसने फ्लॉप पिक्चर चलाई 5 साल। 5 साल वही फ्लॉप पिक्चर आप देखते, मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात सुन सुन के थका आप लोग। कैसे लीजिए आप खड़े हो यहां पे, आप गए पिक्चर देखने गए, आप अंदर गए बैठे, 2 घंटे आपने पिक्चर देखी, बेकार पिक्चर थी। आप बाहर आए, आपने कहा फ्लॉप पिक्चर थी। आपके दोस्तों ने आपसे पूछा, आपने कहा फ्लॉप पिक्चर थी, बेकार पिक्चर थी। अब देखो मुसीबत, वही पिक्चर आप 5 साल से हर रोज देख रहे हो, दिन भर वही पिक्चर, मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात, मन की बात। पता नहीं कहां देखे भैया, ये आ गया, प्रेस वाले सब डर गए, डर गए, दिन भर ये उनकी बात करते हैं, दिन भर। राफेल मामले में डिफेंस मिनिस्ट्री के गाला जाते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा है चौकीदार चोर है, मीडिया वाले उठाते नहीं है, मीडिया वाले उठाते नहीं है। देखो मुस्कुरा रहे हैं यहां पे, वो देखो हंस रहे हो। अरे भाई वो समझते हैं आप लोग डरे हुए हो, अमीरों को चौकीदार मारेगा, मैं समझता हूं, मगर डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो रोजगार के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। देखिए यहां पे आपने माला बनाई, मुझे हर सिनेमा हॉल में आपको पॉपकॉर्न मिलता है, लोग पॉपकॉर्न खाते हैं ना, पॉपकॉर्न बिहार में खाते हैं, दिल्ली में खाते हैं, हर प्रदेश में खाते हैं, अमेरिका में खाते हैं, जापान में खाते हैं, चाइना में खाते हैं, सब जगह खाते हैं। अगर हमने यहां पे बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जाल बिछा दिया, सिनेमा हॉल से हम पॉपकॉर्न को निकालकर मखाना अंदर डाल देंगे, पूरी दुनिया में जो आज लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कल पूर्णिया का, बिहार का मखाना लोग खाएंगे। आप आलू उगाते हो, टमाटर उगाते हो, सोयाबीन उगाते हो, और फिर आप लेकर मखाना हो, टमाटर हो, आलू हो, आप लेकर बेचने जाते हो। जब आप बेचने जाते हो आपको कहा जाता है भैया आपने मेहनत की, मगर सही दाम आपको हम नहीं देने वाले, पैसा तो हम बनाएंगे, आप दिन भर काम करो, चौकीदार तो हमारा है, चौकीदार तो हमारा है, आप दिन भर काम करो, चौकीदार हमारी मदद करेगा और हम बनाएंगे पैसा। मैं चाहता हूं कि आपके खेत के बिल्कुल पास अगर आप आलू उगाते हो तो चिप्स का कारखाना, अगर आप टमाटर। जी हाँ, पूर्णिया में जिस तरह से राहुल गांधी की भाषा और वो देख रहे हैं, वो पूरा देश भी सुन रहा है, लेकिन उन्होंने कई नए लुभावने वादे किए हैं और कह रहे हैं कि पॉपकॉर्न की जगह मखाने आया करेंगे और
एक मिनिमम जो कहना चाहिए मध्यम वर्गीय लोगों को रुझाने की कोशिश की है कि उनकी आमदनी इस तरह होगी। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अजीब कही है, वो समझ में नहीं आई कि कांग्रेस पार्टी उनके अकाउंट में पैसा डाल देगी। कांग्रेस पार्टी कैसे डाल देगी, ये बड़ा सवाल है। सरकार बनेगी तो सरकार डालेगी, लेकिन अगर सरकार बन भी गई तो कांग्रेस पार्टी कहां से लाएगी, ये एक नया शायद उन्होंने शिगुफा छोड़ दिया है। शायद विपक्ष या उनके विरोधी अब इसको भी ले सकते हैं। लेकिन बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं एनडीए की उस लिस्ट की जो आज जारी की गई है। खालिद हसन हमारे साथ रहेंगे और पहले आपको सुनवा देते हैं लिस्ट के बारे में क्या कुछ बीजेपी के नेता ने कहा, फिर खालिद हसन से बात करते हैं। आज पार्टी ने मुझे ये टिकट दिया है तो मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। हमारे नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, अन्य नेताओं का, बिहार की हमारी पूरी टीम, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, सुशील मोदी, बाकी का, कि उन्होंने निर्णय किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये चुनाव है आशा का, ये चुनाव है नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का, ये चुनाव है भारत के विकास के एजेंडा का, और ये चुनाव है एक सक्षम भारत, सुरक्षित भारत बनाने का। तो पटना साहिब वालों के लोगों के लिए क्या एजेंडा रहेगा, किस मुद्दों पे हम बात करेंगे? देखिए, पटना साहिब बिहार की राजधानी है, लेकिन फिर भी हमने आईटी के क्षेत्र में काफी काम किया है। वहां कई बीपीओ खुले हैं, इनोवेशन के सेंटर खुले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि पटना के हमारे मतदाता बहुत ही जागरूक हैं और वो देश दुनिया को समझते हैं और उनको मालूम है कि भारत को किस तरफ ले जाना है। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि ये चुनाव है आशा का। अब आशा कार्यकर्ता शायद खुश हो रही होंगी, लेकिन ये आशा उम्मीद वाली बात कर रहे हैं। बात करते हैं खालिद हसन से। खालिद हसन, आपके बिहार को लेकर खास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बिहार से बिलोंग करते हैं। एनडीए ने लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर आशा की, उम्मीदों की बात कर रहे हैं। देखिए, आशा की बात कर रहे हैं। अब तो ये तो जब वहां चुनाव होगा, 7 चरणों में चुनाव है बिहार में, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने उम्मीदों पे खरा उतरते हैं और आशा कितनी लोगों की पूरी होती है। क्योंकि जिस तरह से आप अब देख रहे होंगे कि एक तरफ जहां ऐलान हो रहा था पटना में टिकटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में, दूसरी तरफ वहां से ठीक 350 किलोमीटर दूर यानी पूर्णिया में राहुल गांधी हमला बोल रहे थे। खैर, ये तो पॉलिटिकल बात है, लेकिन जिस तरह से टिकटों का वितरण किया है, एक तो बात है कि नीतीश कुमार टिकटों के वितरण के लेकर काफी मतलब एक्टिव और बहुत ही निर्धारित तरीके से और नपीतुली मतलब वो टिकट वितरण करते हैं। तो पहले से ही एक तरह से एनडीए में पूरी तरह से सीटों को लेकर सारी बातें पूरी हो गई थी। हालांकि इसमें जो मुख्य बातें हैं वो जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया है। शाहनवाज हुसैन को उम्मीद थी कि भागलपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन शाहनवाज हुसैन पिछले बार जेडीयू के ही प्रत्याशी से हार गए थे, इसलिए इस बार शायद उनको वहां से नहीं बनाया गया और वो जो सीट है भागलपुर का वो जेडीयू के खाते में था। दूसरी तरफ अगर गिरिराज सिंह की बात करें तो होली के दिन ही ये जो 17 नाम थे उसको फाइनल कर लिया गया था, लेकिन इसका ऐलान कल इसलिए टल गया था क्योंकि गिरिराज सिंह नवादा से सांसद हैं और वो चाह रहे थे कि नवादा से ही उन्हें टिकट मिले। बात नहीं बन पा रही थी, मान मनोवल हो रहा था और मान मनोवल होने के बाद ही आज ये ऐलान किया गया और उनकी सीट जो है बदल दी गई है। अब वो बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। तीसरी बात यह है कि सिवान से लोग जो बीजेपी के सांसद थे ओम प्रकाश यादव, उनका भी टिकट कट गया है और जो वहां से जेडीयू के खाते में वो चला गया। अगर देखा जाए, 2 सांसदों का टिकट कटा है वहां से, लेकिन जिस तरह से टिकट जो है बांटे गए हैं, उम्मीदवारी तय की गई है, अब कांग्रेस का भी गठबंधन हो गया है और एनडीए ने भी, अगर ये देखा जाए, वहां पर अपनी घोषणा कर दी है। क्या लगता है, चुनाव कांटे का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बिहार में तो खासतौर से रहेगा? देखिए, बिल्कुल एक चीज तो आप मान के चलिए, यूपी और बिहार में जो फर्क है, यूपी में सब अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन वहां सब मिलकर लड़ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। मिलकर तो लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपने देखा होगा कि महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं है। बस ये इतने पे लड़ेंगे, वो इतने पे लड़ेंगे, कौन कहां से लड़ेगा अभी भी स्थिति साफ नहीं है। उसकी अगर अपेक्षा बात करें एनडीए की, तो उन्होंने आज पूरी तस्वीर क्लियर कर दिया कि कहां से कौन उम्मीदवार उतरेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि वहां पे एकदम एनडीए और यूपीए की लड़ाई होगी, सीधी टक्कर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हसन। खालिद हसन कह रहे थे कि 7 चरणों में चुनाव होंगे बिहार में, लेकिन हम जैसा कि कई दिन से कह रहे हैं, चरण तो 2 ही रहेंगे जब तक वोट नहीं मिला है। नेता आपके चरण में रहेगा, वोटर के चरण में रहेगा, और जब वोट पड़ जाएगा और वो जीत जाएगा तो 5 साल तक वोटर काम के लिए अपने नेता के चरण में होगा। ये 2 ही चरण में चुनाव होंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं उन लोगों की जिनके टिकट कट गए हैं। निशांत राय हमारे साथ रहेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे। शाहनवाज हुसैन का टिकट कट गया है, शत्रुघ्न सिन्हा का कट गया है, कल भी चर्चा कर रहे थे हम, संस्थापक आडवाणी का टिकट कट गया है। कटने वाले लोगों की ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जिनके टिकट कटे हैं उसको लेकर अगर देखा जाए तो हालांकि ये एक प्रोसेस है, हर चुनाव में होता है, लेकिन इस बार तो बड़े लोग, शाहनवाज हुसैन का टिकट कट गया। वाकई शाहनवाज हुसैन एनडीए का एक चर्चित चेहरा है। बात सिर्फ बीजेपी की ना की जाए, बिहार में जब भी एनडीए का जिक्र होता है शाहनवाज हुसैन का नाम आता है। किशनगंज से वो चुनाव लड़ते थे, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, जिसके बाद इस बार पार्टी ने उन पर दाव नहीं खेला। खैर ये पार्टी की अंदरूनी बातें हैं कि किस कारण शाहनवाज हुसैन को जो है टिकट नहीं दिया गया, दावेदार नहीं बनाया गया। पिछली बार पार्टी हारी, शाहनवाज हुसैन अपनी सीट जरूर आ रहे थे। अब बात की जाए लाल कृष्ण आडवाणी की, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, लेकिन अगर लाल कृष्ण आडवाणी को टिकट काटने का शब्द हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किया था जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कर दिया था चूंकि ये पार्टी का इंटरनल मैटर है और आडवाणी जी जिन्होंने इस पार्टी को बनाया उनके लिए आप ये नहीं कह सकते कि उनका टिकट काटा गया है। तीसरी बात अगर हम करें, जो उत्तर प्रदेश में अगर आए तो देखा जाए तो सबसे बड़ा चेहरा जो रामशंकर कटेरिया, जो अनुसूचित जाति आयोग के इस समय चेयरमैन भी हैं, आगरा से सांसद हैं, 3 बार वो सांसद रहे हैं, उनका टिकट काटा गया है। कहीं ना कहीं चूंकि वो संघ के अनुसूचित जाति के भी, आयोग के भी वो अध्यक्ष थे, संघ से भी जुड़े हुए थे, यानी ये भी एक नाम इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि जो चर्चा हम कर रहे थे, शाहनवाज हुसैन बड़ा नाम, अगर देखा जाए मुस्लिम चेहरों में 2 ही चेहरों में से एक बड़ा चेहरा था, लेकिन अगर बात करें आडवाणी को, चलो लेकर उन्होंने क्लियर कर दिया है, लेकिन संस्थापक थे, कभी हारे नहीं थे। स्मृति ईरानी रिपीट हो गई हैं, अगर हारना ही क्राइटेरिया होता तो ये बड़ी चर्चा है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी चर्चा है कि आखिर क्या क्राइटेरिया रहा और शाहनवाज हुसैन किस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ पाए। दरअसल शाहनवाज हुसैन 2014 के बाद से आपने देखा होगा कि बीजेपी में केवल और केवल प्रवक्ता की हैसियत रह गई, जबकि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एनडीए जो गवर्नमेंट फर्स्ट थी, उसमें शाहनवाज हुसैन के पास उस उम्र में 27 से 30 साल के बीच उनकी उम्र हुआ करती थी। उड्डयन जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास था और लगभग 3 से 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे थे। लेकिन 2014 में जब एनडीए सेकंड आती है तब शाहनवाज हुसैन हाशिए पे चले जाते हैं, यानी राजनीतिक समीकरण है, शायद उनके जो इस समय का नेतृत्व है उसके साथ फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, जिसके चलते पहले उनको उपचुनाव में टिकट नहीं दिया गया और अब उनका लोकसभा चुनाव में भी। सिकंदर बख्त पार्ट 2, 13 दिन की सरकार में 13 दिन तक मंत्रालय का इंतजार करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय। और एक ब्रेकिंग खबर हम आपको दे देते हैं, बड़ी खबर आ रही है। एक तरह से जल सेना में बड़ी नियुक्ति हुई है। बड़ी खबर के तौर पर आपको वाइस एडमिरल करमबीर सिंह जल सेना के नए प्रमुख बने हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की नियुक्ति पर जो है मोहर लगा दी है। जल सेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की जगह करमबीर लेंगे और 1980 में जल सेना के लिए नियुक्ति की गई थी करमबीर सिंह की। बड़ी खबर के तौर पर एक बिग ब्रेकिंग है, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह जल सेना के नए प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल करमबीर सिंह की नियुक्ति पर मोहर लगा दी है और जल सेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की जगह जो है करमबीर अब जिम्मेदारियां संभालेंगे। और इनका इतिहास भी अगर देखा जाए तो 1980 में जल सेना के लिए नियुक्त किए गए थे करमबीर सिंह। आज ये मुखिया बन गए हैं, प्रमुख बन गए हैं जल सेना के। एक बड़ी खबर के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब 2 राज्यों की। दोनों राज्य हालांकि बीजेपी शासित हैं, लेकिन इसको सरकार से जोड़कर नहीं बल्कि पुलिस की नाकामी के तौर पर अगर देखा जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि चुनाव का माहौल है। हो सकता है विपक्षी दल इसको लेकर बीजेपी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें, लेकिन यह कंप्लीटली फेलियर जो है वो पुलिस प्रशासन का है। गुड़गांव की बात करें, गुरुग्राम के अंदर अगर भोंडसी के अंदर एक बड़ा वाकया सामने आया, पूरे परिवार को बंद करके मारा पीटा गया, होली के दिन की बात है। उसके अलावा मेरठ से एक खबर आ रही है जहां एक लड़की को सरेआम पकड़ लिया गया और कहा यह गया कि बचकर कहां जाएगी, तेरा वीडियो तो बन गया है। दोनों मामले बहुत गंभीर हैं। इस पर अगर देखा जाए
मेरठ के एसएसपी क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। हम आपको बता दें, मेरठ में एडीजी अभी प्रशांत कुमार है। ये वही प्रशांत कुमार हैं जो एनकाउंटर के लिए काफी मशहूर रहे। उसके अलावा अभी कांवरियों के ऊपर जिस तरह से इन्होंने फूल बरसाए हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि अपराधियों के ऊपर ये कब कहर बरसाएंगे, कब इनका खौफ तारी होगा, कब ये अपने असली रूप में आएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या कह रही है पुलिस, पहले वो सुन लेते हैं। पीड़ित क्या कह रहे हैं गुरुग्राम के, वो सुन लेते हैं, और उसके अलावा फिर इस पर अपने रिपोर्टर से बात करेंगे। पुलिस के संज्ञान में मामला आया था कि करीबन शाम को 5 से 7 के बीच में एक वीडियो के बारे में पुलिस को पता लगा था, जिसमें एक छात्रा के साथ एक लड़का छेड़खानी कर रहा है और कुछ लड़के वहां पर मौजूद भी खड़े हुए हैं। पुलिस ने इसकी डिटेल छानबीन करी तो पता पड़ा कि ये वीडियो करीबन कुछ दिन पुराना है, 15 से 20 दिवस पुराना पुलिस को भी संज्ञान में आया है। और ये वीडियो कल वायरल किया गया। इससे जो लड़की है उसकी छवि भी खराब हुई। उसके अलावा भी एक सोसाइटी के अंदर मैसेज गलत गया। पुलिस ने संबंधित लोगों से जब संपर्क स्थापित करने की कोशिश करी तो उनके द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई। पुलिस ने इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इसमें एफआईआर दर्ज की है। और एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने अभी जो मुख्य व्यक्ति है जो वीडियो फुटेज में दिख रहा है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। हम मुसलमान हैं पर है तो हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और हिंदुस्तान के लिए मरते हैं, बस जी। हमें तो बहुत बड़ा दुख है कि हमें ये कहा जाता है, हमें क्या किसी भी मुसलमान को अगर वे ये कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो तो हमें दुख पहुंचता है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है। ये जरूर है कि हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान पर है भाई। हिंदू और भाई 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 है, दोनों दो भाई हैं ये, बस एक हिंदू है एक मुसलमान है, ये 2 भाई हैं। हाँ समीना ये मुझे बाहर से तो मुझे पता नहीं क्या, मेहमान आए हुए थे घर पर, हम खाना बना रहे थे। ये पीछे वहां से भागे हुआ आया, आके ऊपर चढ़ गए। वे पीछे पीछे मैं गेट भेड़ने, लेकिन वो क्या हो गया ऊपर चढ़ गई। ये मैंने रोका, लठिया एक लठिया यहाँ हाथ में लगी, एक यहाँ लगी, एक भाला ले रहे थे वो लगा। मैं कहने मेरे भैया क्या हो गया नुको, नहीं आज इनको छोड़ना नहीं मुल्ला को। थाना भूंडसी के एरिया में एक कंप्लेंट सामने आई थी, जिस पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची और पुलिस ने जो घायल व्यक्ति थे उनके बयान दर्ज करे और उन बयानों के आधार पर तुरंत प्रभाव से एक क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया। जो बयान घायलों ने पुलिस को दिए थे उसमें कोई भी नाम नहीं उन्होंने अंकित कराया, तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो अक्यूज पार्टी को नहीं जानते थे। उन्होंने एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया दिया कि कितने लोग वहां थे, लेकिन नाम नहीं वो बताने में सक्षम थे। तो हमने अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी और उसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू किया गया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है और उसकी पूछताछ के आधार पर और जो बाकी एविडेंसेस भी जो आ रहे हैं उनके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करके कोर्ट के समक्ष पेश। ये मामला भोंडसी का था, जिस पर ये पुलिस और वो विक्टिम बता रहे थे कि पाकिस्तान चले जाओ नहीं तो ऐसी हरकत की जाएगी। लेकिन मेरठ का जो मौका है उसके लिए मनीष पराशर हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी है? अगर देखा जाए इसमें अरेस्टिंग हुई है, कोई डॉली पुत्र यशपाल गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे एक स्कूल में ये कुछ युवक लड़की को घसीट कर ले जा रहे हैं, उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, उसके साथ खींचातानी कर रहे हैं। लड़की उनके चंगुल से छूटने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन वो जब भागती है तो पीछे से आवाज भी आ रही है वीडियो में। क्या इस लड़की की वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा? अगर पुलिस के आला अधिकारियों की हम माने तो पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ में 2 आरोपियों को भी और गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर उनसे गहन पूछताछ यहाँ पे की जा रही है। लेकिन अगर बात करूं कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था यहाँ पर महिलाओं और युवतियों के लिए बिल्कुल लचर साबित हो रही है। जबकि योगी सरकार की तरफ से एंटी रोमियो स्क्वाड भी यहाँ पर चलाया गया था, उसको भी आज कागजे में केवल बंद करके रख दिया गया। जब यानी रोमियो खुलेआम घूम रहे हैं, एंटी वाला शब्द हट गया है कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से स्कूल में घुसकर ये हरकत की जा रही है तो इससे तो साफ तौर पर आप नजर बनाए रखें मनीष इस पर, और खासतौर से ये देखें कि पुलिस कह रही है कि हमने खुद संज्ञान लिया है, क्या कार्रवाई वो करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब हम उस खबर की जिसको अगर देखा जाए तो इमरान खान के एक बयान के बाद, उनके एक ट्वीट के बाद देश की राजनीति में एक तरह से थोड़ा सा हलचल हो गई है, क्योंकि
बीजेपी ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहां पर ना जाने का फैसला किया है, बॉयकॉट किया है। पुलवामा अटैक के बाद तो खासतौर से पाकिस्तान से रिश्ते खराब थे, लेकिन इमरान खान की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी का एक संदेश आया और उन्होंने बधाई दी है और उस बधाई के लिए अब विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। पहले जरा सुन लेते हैं कि खुद पॉलिटिकल लोग क्या कह रहे हैं इस पर, और उसके बाद नवदीप छाबड़ा हमारे साथ रहेंगे, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे पूछेंगे कि ये वाकया किस तरह से है। हालांकि भारत में जो ऑफिशियल उनकी सेलिब्रेशन थी वहां पे उनके कॉन्सुलेट में, वहां पे उसको बाइकआउट किया गया, वहां पे किसी को भी जाने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ मोदी जी ने इमरान खान को बधाई दी और इमरान खान ने उनको बधाई को स्वीकार करते हुए ये कहा कि जो कश्मीर कोर इशू है उस पर बातचीत करनी चाहिए हमें। तो ये हम एक तरफ से तो उनके नेशनल डे का बाइकआउट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको जो है बधाइयां भी दे रहे हैं और बातचीत की पेशकश को भी ठुकरा रहे हैं। तो ये सभी बातें एक तरह से आपस में जो विरोधाभासी हैं, इसमें गवर्नमेंट को एक ही पॉलिसी के तहत काम करना चाहिए और अगर बातचीत का माहौल अभी सुखद नहीं है तो फिर बातचीत या ऐसा कोई फंक्शन करना बेफजूल है और उस पर अभी फिलहाल रोक लगनी चाहिए। जी नवदीप छाबड़ा जी कह रहे हैं कि माहौल भी खराब है, बातचीत भी हो रही है, कैसे देखें? क्या ये ट्वीट या ये बधाई, क्या ये डिप्लोमेसी चुनाव के टाइम पे इतनी क्यों गर्मा जाती है? नहीं, बिल्कुल। इससे पहले भी जब भी पाकिस्तान डे होता है तो हर बार जो पाकिस्तान की एम्बेसी की जो अधिकारी हैं वो हुर्रियत लोगों को मैसेज भेजते हैं और मुझे लगता है हर बार हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और कभी भी हम उसमें शामिल नहीं होते। यही कारण था कि कल जब ये डे मनाया गया तो पत्रकारों को भी वहां पर जाने का रोका गया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के पीएम ने ट्वीट किया है, हालांकि उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि उनको जो संदेश है वो किस जरिए से मिला, क्या वो फैक्स के जरिए था या कोई मेल आया या कुछ। हालांकि उन्होंने इतना जरूर लिखा कि पाकिस्तान के पीएम की तरफ से जो ट्वीट किया गया कि उनको पीएम मोदी का संदेश आया कि उपमहाद्वीप की जितनी शक्तियां उन्हें मिलकर रहना चाहिए और मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान के दिवस पर और उसकी जनता को बधाई देता हूं। हालांकि इमरान खान ने मुझे लगता है कि ये जो संदेश दिया कहीं ना कहीं, हालांकि वो झूठ बोलने की कोशिश तो नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अगर वो झूठ बोल रहे होंगे तो फर्जियत जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर राजनीति जरूर शुरू होगी कि जब हम पुलवामा हमले को लेकर लगातार हम पाकिस्तान की हर बात का विरोध कर रहे हैं, उनके हर चीज का एक तरह का विरोधा चला रहे हैं, तो ऐसे में आपको पाकिस्तान दिवस पर क्यों बधाई देने की इतनी जल्दी पड़ी? तो ये